हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द गीतानंदन एकेडमी। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं इस गीतानंदन एकेडमी इंस्टीट्यूशन में। आज हम क्लास नाइन्थ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लास नाइन्थ का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। कैसे एक बैकग्राउंड तैयार होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के लिए क्या बैकग्राउंड थे, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसे हम आज इस वीडियो में एक तरह से स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1774 से, जब बॉर्बन फैमिली का जो किंग के रूप में लुइस 16 को अपॉइंट किया जाता है। लुइस 16 1774 में फ्रांस का किंग बनता है और 1774 में तो रूलर बना, लेकिन 1789 में जस्ट आफ्टर अगर 5 इयर्स की बात करें तो रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्या रीज़न था उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो 1774 में जब लुइस 16 थ्रोन पर बैठा तो उसकी एज 20 इयर्स की थी और उसका जो मैरी था मीन्स शादी उसने जो है ऑस्ट्रिया प्रिंसेस जो है मैरी एंटोनिएट से किया। जब वो थ्रोन पर बैठा तो उसने देखा कि जो ट्रेजरी था उसका पूरी तरह से खाली था, खजाना बिल्कुल खाली था। उसके कुछ रीज़न थे, खजाना मीन्स कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली होने के कुछ रीज़न थे। देखो, आप अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो 13 कॉलोनी जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और उस टाइम पे फ्रांस का एनमी भी ब्रिटेन होता था और अमेरिका का तो एनमी था ही, क्योंकि उसने 13 कॉलोनीज पर जो है अधिकार किया था। कॉलोनी क्या होता है बच्चों, जब एक कंट्री अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर उसके पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सभी तरह से उस पर अपना कंट्रोल कर ले तो वो उस कंट्री का कॉलोनी माना जाता है। जैसे ब्रिटेन ने हमारी कंट्री को एज ए कॉलोनी जो है यूज किया था, ठीक है। तो 13 कॉलोनीज़ को फ्री कराने में फ्रांस जो है अमेरिका की मदद करता है, तो इसलिए यहाँ से वहाँ से जो है उसका ट्रेजरी खाली हो गया। और साथ ही साथ अगर बात करें हम तो ये वर्साइल एक पैलेस था, महल था, है ना, एक बहुत ही भव्य और शानदार पैलेस था वर्साइल का। तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा था, आर्मी का एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा था। तो आर्मी का एक्सपेंडिचर मतलब आर्मी पे खर्च करना, ठीक है, और पैलेस यानी महल का मेंटेनेंस रखना और साथ ही साथ वार लड़ना, ये मेन रीज़न थे जिसके कारण फ्रांस का जो अगर हम बात करें तो जो ट्रेजरी यानी जो खजाना था बिल्कुल खाली हो चुका था। तो अब यहाँ पर जो है किंग सोच रहा था कि टैक्सेस जो है इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेट जो फंड दे रहा था फ्रांस को, उसने भी जो है 10% एक्स्ट्रा चार्जेस जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जब फ्रांस अपना बजट प्रेजेंट करता था तो उसको 10% एक्स्ट्रा जो चार्जेस आपके स्टेट के द्वारा मीन्स कि जो क्रेडिटर थे जो फ्रांस को जो है लोन देते थे उसके लिए जो है बजट में व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो अब ये आवश्यक हो चुका था कि फ्रांस का जो है टैक्सेस जो है इंक्रीज़ किया जाए। अब देखो 1789 में फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले का जो टाइम था उसे ओल्ड रिजाइम कहा जाता है, ठीक है। और देखो एक चीज़ तो मैं फर्स्ट पॉइंट में और भी बता दूं कि जो डेप्ट था फ्रांस पे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और ये डेप्ट जो है 2 बिलियन लीवर हो चुका था। लीवरेज क्या है, तो ये लीवरेज जो है करेंसी थी फ्रांस की 1794 से पहले। 1794 से पहले का जो जो करेंसी फ्रांस में चलती थी, जैसे प्रेजेंट टाइम में पॉन्ड है, तो ऐसी करेंसी फ्रांस में जो है पहले लीवर्स चलती थी। तो लीवर 1794 से पहले की करेंसी थी। तो 2 बिलियन लीवर जो है डेप्ट में फ्रांस जो है पड़ चुका था, यानी लुइस 16 इसीलिए जो है चाहता था कि टैक्सेस इंक्रीज़ किया जाए। 1789 के पहले का जो टाइम था ओल्ड रिजाइम कहा जाता है। 1790 से पहले फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले फ्रांस की सोसाइटी जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, यानी उससे पहले जो पूरी सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट कैलर्जी था, सेकेंड स्टेट नोबेल्टी था एंड थर्ड स्टेट में आपके सारे प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, पीसेंट, फार्मर्स, लेबरर्स, ये सभी ग्रुप जो है आपके थर्ड स्टेट के मेंबर होते थे। इवन यही नहीं कि थर्ड जो स्टेट था वो 90% पीपल जो है जनरली थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। फर्स्ट स्टेट कैलर्जी था, ठीक है, और सेकेंड स्टेट नोबेल्टी था, और इन दोनों का जो परसेंटेज था पॉपुलेशन को लेकर के वो 10% था, यानी 90% पॉपुलेशन वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। और एक फैक्ट बात बताएं बच्चों, तो उसमें 90% जो है जो पॉपुलेशन थी उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था, यानी कैलर्जी और नोबेल्टी को
टैक्स क्लर्जी तो बिल्कुल फ्री थे, नोबल्टी को टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत ही कम, बहुत ही लिटिल माइनर अगर हम बात करें, बहुत ही थोड़ा सा उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और इवन नहीं, यही नहीं, जो 90% पॉपुलेशन थी उनके पास लैंड के पार्ट्स भी बहुत कम थे। 60% जो लैंड के एरियाज थे वो आपके नोबल और क्लर्जी ग्रुप के पास ही था। और कुछ आपके बात करें तो थर्ड स्टेट के कुछ रिचर पीपुल थे, उनके पास था। 40% जो लैंड था उसी पे पूरी पॉपुलेशन जो है एक तरह से डिपेंड थी। तो इस तरह से बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन बन चुकी थी फ्रांस की। यही इसीलिए देखो रिवॉल्यूशन होना स्वाभाविक था। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के टैक्सेस जो है आपके पीपुल्स के द्वारा लिया जाता था। चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसे टीथेस कहा जाता था। और जो किंग यानी स्टेट के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था, जो किंग के द्वारा, रूलर के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था वो टैलिस था। यानी अलग अलग तरह के जो है टैक्सेस लिया जाता था। और भी कुछ कॉमन टैक्सेस थे जो अदर चीज़ों पे लिए जाते थे, जैसे सपोज डैट जो है टोबैको हो गया, साल्ट हो गया, ये कॉमन टैक्सेस थे जो पब्लिक से लिए जाते थे। ओके, तो इस तरह से फ्रांस की सिचुएशन ऐसी थी, एक तरह से बहुत ही बैड हो चुकी थी। किंग जो है टैक्सेस इंक्रीज करना चाहता था। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी। ओके, और आर्मी का मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा था। पैलेसेस को मेंटेन रखना, पैलेसेस ऑफ वर्साइल को मेंटेन रखना, वो भी बहुत ही एक तरह से ज़्यादा बर्डन बढ़ा रहा था इकनॉमी पर। और साथ ही साथ वार में इंगेज होना, ये 3 मेन रीज़न थे जिसके कारण जो है अगर हम बात करें तो फ्रांस की इकनॉमी बहुत ही डल हो चुकी थी। अब इसी बीच में एक तरह से सरवाइव करने के लिए पीपुल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक हेडिंग है, द सर्वाइविंग टू द पीपुल, कैसे पीपुल सर्वाइव करें। ओके, तो स्ट्रगल टू सर्वाइव ये हेडिंग एक है। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव में आप देखोगे 1715 के टाइम में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो आपके, अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियंस थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 1789 में ये 28 मिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन फ्रांस में एक चीज़ कॉमन थी, वो था बैड हार्वेस्टिंग, मतलब फसलों का अच्छी प्रकार ना हो पाना। और क्योंकि फ्रांस में बहुत ही कॉमन था 1789 से पहले फ्रांस में ड्रॉप्ट यानी सूखा या बहुत ही ठंडी के कारण फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए फसलें तो अच्छी नहीं हो पा रही थी, इसी कारण जो कॉमन पीपल को ब्रेड भी नहीं मिल पा रहा था। पॉपुलेशन तो इंक्रीजिंग हो रही थी, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के साथ साथ जो फसलें थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई, मीन्स फूड उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कॉमन पीपल को। तो इसको देखते हुए और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसके कारण जो है फ्रांस के पीपल खुद को सर्वाइव नहीं कर पाते थे, जिसे सब्सटेंस क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो सब्सटेंस क्राइसिस क्या है? तो एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर फूड इज़ इंडेंजर्ड, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे खाने की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध ना हो कॉमन पीपल को, ऐसे टाइम को सब्सटेंस क्राइसिस कहा जाता है। ओके, यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें लोगों को जीवन जीने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव में ये हेडिंग है, तो इसमें जो कॉमन पीपल था उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ओके, अब ऐसे धीरे धीरे करके फ्रांस में एक और आगे हम हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे फ्रांस के इस फर्स्ट पार्ट में, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में। तो यहाँ पर एक देखेंगे कि जो एक मिडिल क्लास जो है वो इनवाइसेजेस, मतलब एक तरह से हटाना चाह रहा था जो प्रिविलेजेस थे बर्थ के बेसिस पर, क्योंकि जो क्लर्जी और नोबेल्टी थी इनको बर्थ पे ही राइट मिला हुआ था। तो एक मिडिल क्लास जो है ग्रो हो रहा था, और मिडिल क्लास ग्रो होने का रीज़न था क्योंकि उसके सपोर्टिव थे एक तरह से आपके बहुत सारे फिलोसफर फ्रांस के। उन्होंने अपनी फिलोसफी के थ्रू मिडिल जो पीपल्स थे उनको इंस्पायर किया, जिससे कि जो बर्थ था, बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे। प्रिविलेजेस का मतलब अधिकार दिए गए। जैसे क्लर्जी की फैमिली में आप कोई जन्म लिया तो उसको क्या करना था? टैक्स नहीं देना था। अगर वो नोबेल्टी की फैमिली में जन्म लिया तो उसको क्या करना था? अगर उसको फ्री में ही वो लैंड मिल जाता था बहुत सारे, और उसको टैक्सेस भी लैंड के थ्रू जो है मिलते थे। तो इस तरह से कुछ प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार थे जिसका फ़ायदा जो है क्लर्जी और नोबेल्टी ग्रुप ले रहा था। तो पीपुल्स जो फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि ये प्रिविलेजेस समाप्त होने चाहिए। तो इसमें कुछ फिलोसफर के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके जॉन लॉक का नाम आता है, जीन जैकस रूसो का
मॉन्टेस्क्यू, ये कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी फिलॉसफी के द्वारा पीपुल्स के लोगों को मोटिवेट किया, जिससे कि किंग के अगेंस्ट में वो एक रिवोल्यूशन कर सके। जैसे जॉन लॉक ने अपनी बुक टू टेरिटरीज ऑफ द गवर्नमेंट में यही कहा कि जो डिवाइन पावर, यानी राजा अपने आप को कहता था कि मुझे जो गॉड ने भेजा है, मुझे ईश्वर ने भेजा है, ठीक है, और अपने आप को एक तरह से पावरफुल मानता था, तो उसको हटाने के लिए जॉन लॉक ने टू टेरिटरीज ऑफ द गवर्नमेंट में पीपुल्स के सामने अपनी बातों को रखा। और ऐसे ही जीन जैकस रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थी उसमें यही कहा कि पीपुल्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है, यानी पीपुल के द्वारा अपना लीडर चुनने का अधिकार है। ऐसी बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जीन जैकस रूसो ने कहा। और मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा। तो मॉन्टेस्क्यू ने गवर्नमेंट के यहाँ सिस्टम रखा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और पहली बार यही मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था जब अमेरिका फ्री हुआ, 13 कॉलोनीज उसकी फ्री हुई, तो अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 जो आइडियाज़ थे गवर्नमेंट के को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, उसको अपनाया। तो फ्रांस ही वो कंट्री था जिसने ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मीन्स कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसे तरीके दिए, और जिसको सबसे पहले आप यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में शामिल किया। उसके बाद ये जो आपके फिलोसफर के जो आइडियाज़ थे ये जनरली सैलून में या पब्लिक प्लेसेस पर डिबेट किए जाते थे, क्योंकि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मीन्स इलिटरेट थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए कुछ जो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हुई थी वो क्या करते थे, इन सैलून या पब्लिक प्लेसेस पर टी कॉफ़ी या शॉप पर रीड किया करते थे और पब्लिक उसको सुना करती थी और इंस्पायर हुआ करती थी। यही सब मेन रीज़न थे जिसके कारण जो है फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ। और फ्रेंच सोसाइटी जो है लेट 18th सेंचुरी में इस टाइप की जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, गीता नंदन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।